नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास यानी कि डेकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये माह जो है सावन का महीना है, सावन का महीना चल रहा है। और सावन का महीना आप जानते हैं कि भगवान जो आदि शिव हैं हमारे, उनका है ये। और कहीं ना कहीं जो है ये महीना आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें दरअसल भगवान श्री शंकर से जो है कुछ सीखने की आवश्यकता है। भगवान श्री शंकर आप जानते होंगे अपने ध्यान के लिए, अपने योग के लिए जाने जाते हैं। और योगासन की जो उनकी मुद्रा है अपने आप में हमें बहुत ज्यादा शांति महसूस कराती है। और भगवान श्री शंकर से हमें सीखना चाहिए, शिव से यह सकता सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर होना चाहिए। और जो है एक उनकी मुद्रा होती है ना, समाधि की, ध्यान की, योग की, उस मुद्रा से हमें सीखना चाहिए कि हाँ, हमें अपने भी गोल की तरफ आगे बढ़ना है। और शांति भाव से हमें, त्याग भाव से हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग के साथ आपको तैयारी करनी है। यह भाव हमें भगवान श्री शंकर से सीखना है। भगवान श्री शंकर का या शिव का हमें व्रत इसलिए नहीं रखना है कि हमें अच्छा हस्बैंड मिले, है ना। गांव में आज भी जो है ये कहा जाता है कि अगर भगवान शिव का या प्रत्येक सोमवार को अगर आप व्रत रखती हैं तो आपको एक अच्छा सुंदर सा हस्बैंड मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सुंदर सा अच्छा सा हस्बैंड आपको व्रत करने से नहीं मिलता है ना। आपको सुंदर हस्बैंड मिलता है आपकी अपनी कामयाबी से। इस बात का ध्यान रखिएगा। हस्बैंड को एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी वाइफ को एक अच्छा हस्बैंड मिलता है उसकी अपनी कामयाबी से, अपने अच्छे विचारों और अपने अच्छे संस्कारों की वजह से। ठीक है, तो व्रत रखिए, साइंटिफिक है, आध्यात्मिक, इसकी स्पिरिचुअलिटी अपनी अलग महत्व रखता है। शिव को आप आराध्य मानिए, नहीं मानते हैं कोई भी बात नहीं, क्योंकि आजकल भारत में बहुत सारे लोग नास्तिक हो गए हैं। कोई अलग मैटर नहीं करता है, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्रत का अपना एक अलग स्थान है। और लगभग सभी धर्मों में कहीं ना कहीं व्रत अलग अलग तरीकों से रखा जाता है, जिसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण होते हैं। तो भगवान शंकर से सिर्फ उनके लिए व्रत ही नहीं रखना है अच्छी चीजों के लिए, बल्कि यह भाव अपने भीतर रखना है कि हमें जो है अपने को बहुत ज्यादा एकाग्रता के साथ, है ना। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर की आंखें बंद रहती है, बड़ी एकाग्रता पूर्वक जो है हिमालय पर्वत की चोटियों पर जो है ध्यान करते हुए पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको बस ये भाव सीखना है कि आपके भीतर एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और उस ध्यान को अगर आप अपने भीतर समाहित करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत जल्दी जो है सिद्ध पाए जाएंगे, अर्थात अपनी सक्सेस को आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो हर हर महादेव। आइए सीधे आज की क्लास से स्टार्टिंग करते हैं। और बाकी जो आपके भाव है ना भगवान शंकर को लेकर के, जो गांव में कहा था अच्छा हस्बैंड मिल जाए, वो भी, उसकी भी दुआएं मिल जाएंगी। भगवान कहेंगे तो जरूर हो जाएगा उसका। लेकिन कामयाब होना बहुत जरूरी है ना। सक्सेस अगर नहीं है तो कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपको जो है नहीं मानता है। ठीक है, चलिए, बाकी तथास्तु है। ठीक है, अच्छा सब कुछ मिले आपको। कुछ लोग स्माइल कर रहे होंगे, हाँ सर, बिल्कुल सर, अच्छा हस्बैंड तो सर मिल जाएगा। लड़के सोच रहे हैं अरे यार पत्नी तो आजकल ड्रम में डाल देती हैं, क्या ही बात है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, शुभकामनाएं हैं। आइए सीधे आज क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एचईओ की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7625 प्रश्नों के माध्यम से यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, 100% सिलेबस बेस्ड अपने आप में ये टेस्ट सीरीज है, जहां पे आपको मिलते हैं 20 फुल लेंथ टेस्ट और 185 अर्थात 185 टॉपिक वाइज टेस्ट। और ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 7625 प्रश्न, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाता है। अगर आपको यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर आपको दी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं एचओ के टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपको बैच भी लेना है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर, बायोलॉजिकल नोट्स भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा प्रॉपर एचओ का बैच ले सकते हैं, जिसकी फीस हमारी 2500। इसके अलावा हमारे यहां पर पीसेस का बैच फ्री का ओनली, पीसेस का फाउंडेशन बैच, आरओ 2026 का बैच जिसकी वैकेंसी आने वाली है, पेट का बैच, ट्रिपल का, और लोअर पीसेस से लेकर के हाई कोर्ट आज के सभी एग्जामों को लेकर के बैचेस चलाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इन दिए गए नंबरों पर आप आराम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, बड़ी टॉप योजना है अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसका बड़ा फायदा भी मिलता है किसानों को और सरकार को भी जो इसका फायदा मिलता है अपने आप में। ठीक है, सरकार को मिलता है इससे वोट और किसानों को इससे मिलता है अपने आप में एक फायदा, एक सुरक्षा अपने आप है। ठीक है, चलिए
केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात सेंट्रल जो अपने आप में मिनिस्ट्री होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, अपने मिनिस्ट्री का मंत्रिमंडल जो होता है, ने देश के किसानों को वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सपोर्ट देने और आय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक यानी कि अगले 5 साल तक जारी रखने की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका 2026-27 में इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अपन को किसान के लिए काम करना है, इसलिए इसको अगले 5 सालों के लिए अर्थात 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि अभी बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने सालों के लिए और किस साल तक इसको बढ़ाया गया है। आप कहेंगे सर अगले 5 सालों के लिए और 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक के इसको बढ़ा दिया गया है। बाकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी अलग से आपको फैक्ट पढ़ लेना है, आप एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम इसके वित्तीय आवंटन की बात करते हैं तो सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी जो 5 साल के लिए जो योजना बढ़ाई गई उसके लिए इस योजना के लिए कुल जो है आप यहां पर देख पा रहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख जो है अपने 15,000 करोड़ रुपए का यानी कि 3.15 लाख करोड़ रुपए का एक बजटीय आवंटन जो है यानी कि जो है बजट इसमें पेश कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टोटल अमाउंट आप देख पा रहे होंगे ना 3.15 लाख करोड़ रुपए, ये अमाउंट भी आपसे पूछ लेगा भाई साहब कि अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया, तो आप इसका डेटा दे दीजिएगा। ठीक, क्या इसका लाभ है? इसका लाभ या इसका उद्देश्य यही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी जिसको हम डीबीटी बोलते हैं, जिसके माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा जाता है, इस प्रणाली के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को समयबद्ध यानी कि टाइमली ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनके सीधे बैंक खातों में सहायता दी जाती है। यह निर्णय कृषि क्षेत्र में स्थिरता को लाने, किसानों के कृषि इनपुट अर्थात बीज, उर्वरक, सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि रूरल जो आपकी इकोनॉमी है उसको मजबूत करने की दिशा में ये एक कदम है अपने आप पे, है ना। तो किसानों की आय बढ़ाने से लेकर किसानों की समृद्धि पर अगर कभी प्रश्न आएगा तो आप इसके डेटा को वहां पर मेंशन कर दीजिएगा, मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, पेपर थर्ड में जीएस थर्ड का टॉपिक जाएगा अपने आप पे। चलिए, बाकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके बारे में कुछ कुछ हम बातें यहां पर लिख देते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको अपने आप पे। योजना का प्रकार क्या है? या केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अपने आप पे, जिसका 100% जो वित्तीय भार होता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार वहन करती है। यानी कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें 50-50 का रेशियो होता है, 90-10 का होता है, 60-40 का रेशियो होता है, लेकिन ये जो योजना है अपने आप में ये केवल और केवल केंद्र सरकार की योजना है। इसमें पूरा बजट आवंटन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, चलिए, इसमें जो कार्यान्वयन जो मंत्रालय है वो कौन सा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अर्थात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसकी क्या है? ये नोडल एजेंसी है अपने आप में, यानी कि इसी एजेंसी के माध्यम से इस योजना को चलाया जाता है। ठीक, दूसरा, वार्षिक सहायता की बात करते हैं तो इसमें पात्र किसान परिवारों को दरअसल प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आय मतलब सहायता जिसमें दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में यानी 2-2,000 रुपए करके आपको 3 किस्तों में ये आपके डीबीटी अर्थात सीधे बैंक खातों में पैसा आपको जो है क्या किया जाता है? आपको ट्रांसफर किया जाता है। इससे बड़े स्तर का जो है करप्शन का जो चीजें थी वो खत्म हो गई है अपने आप में, है ना। नहीं तो पहले क्या होता था? अगर डीबीटी नहीं होता तो क्या होता कि 6,000 रुपया सरकार देती कि भैया किसानों को देना है, और सब आबू बाबू टाइप के जो लोग होते हैं अधिकारी लोग खा पी करके आपको मात्र 1,000-2,000 रुपया देते, बाकी सब खा जाते, सब उनके पेट में घुस जाता। इतना भयंकर करप्शन है अपने आप पे। क्या पता 6,000 में से 500 रुपया मिलता आपको, क्या पता कई बार मिल भी नहीं करता। क्या लोग कहते कि नहीं पैसा ही नहीं है, इस बार तो बजट ही नहीं था कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा। इतने बड़े करप्शन था। जो सरकार ने जनधन खाते खुलवाए थे उसका बड़ा माध्यम डीबीटी के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा होगा, एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली। हालांकि अभी भी इसमें कुछ ना कुछ लोचा हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने से लेकर के इन चीजों को लेकर के भी लोग आजकल खूब पैसा लोग कमा लेते हैं, लेकिन बाकी उसके बाद जो पैसा आता है सीधे आपके बैंक में आ जाता है। ठीक, चलिए, इसमें यह केवल छोटे सीमांत किसानों यानी कि 2 हेक्टेयर की तक जोत वाले किसानों तक सीमित है अपने आप पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1 जून 2019 से इस योजना का विस्तार करके देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को जो है इसके दायरे में शामिल कर लिया गया अपने आप पे। तो ये बड़ी योजना है। अब आप सोचिए कि किसान को 6,000 रुपए अगर सालाना मिल रहा है ना, तो उसका बीज और खाद का एक बड़ा पैसा उसको अकाउंट में आ जाता है, तो उसको बहुत फायदा मिलता है।
6,000 रुपए एक किसान के लिए बड़ी रकम है अपने आप पे। हमारे आपके तो कुछ भी नहीं है। हम आप तो 2,500 3,000 की जींस पहन लेते हैं, जींस लेके आएंगे, उसको कैंची से काट देंगे, फिर पहनेंगे हम लोग। लेकिन किसान के लिए 6,000 रुपया अपने आप पे जो है, जो कि 2-2 हजार 3 किस्तों में जो मिलता है, तो अगर 2,000 रुपया भी अगर आ गया, फिर अगले जो है क्या कहते हैं महीने, अगली बार फिर 2,000 आ गया, तो उस 2,000 का जो है इस्तेमाल वो अपने बीज को लेने के लिए, खाद को लेने के लिए प्रयोग कर सकता है। तो ये बड़ी बात है। नहीं कुछ होगा तो कम से कम अपने बच्चे की फीस जमा कर देगा, कुछ तो करेगा ना अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। बाकी इसके लिए जो है इनको लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना में ई-केवाईसी कराई जाती है, आधार शेडिंग, पीएम किसान पोर्टल और भू आलेखों का डिजिटल सत्यापन इसमें कराया जाता है, ठीक है। तो ये कई सारे पॉइंट है जो आपको यहां पर जानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अब इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, किनको किनको इसमें नहीं रखा जाता, ये सब यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इस पर छोटा सा प्रश्न बन जाएगा जिसका उत्तर आपको यहां पर देना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ही यहां पर आपको जो है पॉइंट लिखे हैं, आप उसको बताने कौन सा कथन इसमें से सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वर्ष 2026-27 से 2031-30-31 तक जारी रखने के लिए इतना अमाउंट जो है पास किया है, ठीक है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट योजना है अपने आप पे, जिसमें राज्य सरकारें जो है 40% वित्तीय योगदान देती हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, राइट कौन सा है। अच्छा, इसमें पूछ सकता था कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता था आपसे। फिलहाल क्या पूछा, कौन सा सही है। तो पहला कथन, अच्छा पहले आप बताओ कि कौन सा इसमें सही होगा। कमेंट आप लोग प्लीज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। भगवान श्री शंकर जी की खातिर कम से कम कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। चलिए मुस्कुराइए नहीं, आंसर दीजिए। पहला कथन बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कथन भी जो है वो भी सही लग रहा है। पहला नहीं सही है, दूसरा नहीं सही, क्योंकि यहां पर वित्तीय आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, ये टोटल सेंट्रलाइज्ड योजना है अपने आप पे। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक सेकेंड सॉरी, 1 और 3 माफ कीजिएगा, 1 और 3 सही है, 2 गलत है, यानी कि 1 और 3 कहां पर है, बी वाले में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर पूछता कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन नहीं सही है अपने आप पे, कौन सा, मतलब 2 वाला नहीं सही है। तो अगर ऑप्शन में केवल 2 होता, हालांकि यहां पे नहीं है, अगर मान लेते कि ऑप्शन नंबर डी में केवल 2 होता, केवल 2, अगर पूछता प्रश्न क्या पूछता कि कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, ये हो जाता उत्तर। और ऐसे प्रश्नों पर आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है आप लोग को, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा पहुंच एवं लाभ साझाकरण राशि का वितरण अभी चर्चाओं में रहा है। एनबीए अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। बाकी जैव विविधता का चैप्टर मैंने कई बार कहा है आपसे कि यहाँ पे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरमेंट के बुक में जाकर के इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग को कवर कर लेना है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इसको एनबीए के नाम से भी जानते हैं, ने एक हिस्टोरिकल जो है स्टेप उठाते हुए 8.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और यह राशि दरअसल भारतीय चावल, ठीक है, भारतीय चावल की किस्मों का उपयोग करके विकसित की गई संकर अर्थात हाइब्रिड किस्मों के व्यवसायीकरण से प्राप्त हुई है। इसे भारत में चावल के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वितरणों में से एक माना जाता है अपने आप पे। ये बड़ी खास बात रही अभी। इसमें अगर हम वित्तीय आवंटन प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बीज कंपनी मेसर्स पायनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन से प्राप्त इस राशि का वितरण निम्नलिखित रूप में किया गया है। अनुसंधान संस्थान के लिए कुल 2.47 करोड़ रुपए उन संस्थानों को दिए गए हैं जिन्होंने चावल की पारंपरिक और जंद्रवी यानी कि जर्मप्लाज्म किस्मों का संरक्षण किया है। आईसीआर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आईसीआर आईआईआर, ठीक है, हैदराबाद के लिए 2.43 करोड़ रुपए दिया गया है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए उत्तराखंड में 3.26 करोड़ रुपए 3.26 लाख रुपए इसमें दिए गए हैं, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो अवशेष राशि को 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों में वितरित किया गया है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक विकास में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो एनबीए ने बजट आवंटित किया है, ये अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दरअसल यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई वाणिज्यिक संगठन
या शोधकर्ता किसी देश के जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करता है तो उससे प्राप्त लाभों का एक निष्पक्ष और समान हिस्सा उन देशों और स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जाए जिन्होंने उन संसाधनों का संरक्षण किया था। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक इंटरनेशनल इसमें एक पॉइंट है कि यह सिद्धांत नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। और नागोया प्रोटोकॉल क्या होता है, ये टास्क है आपका, इसको आप लोग क्या करिएगा, जरूर पढ़िएगा। आपसे मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने हाथ में 2 कॉपी को लेकर बैठा करिए, एक जिस पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, टास्क देता हूं, और एक कॉपी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना होता है। भारत में इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के माध्यम से लागू किया गया है। और बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है जो वाटर कंजर्वेशन एक्ट है वो हो गया अपने आप पे, एयर पोल्यूशन जो हो गया अपने आप एक्ट हो गया वो हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो आपको याद करने होते हैं, जो यहां से प्रश्न खूब बनते हैं। बाकी अगर हम बात थोड़ा सा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अर्थात एनबीए के बारे में करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित किया गया था। दरअसल यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, अपने आप में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मुख्यालय इसका कहां पर है भाई? मुख्यालय इसका चेन्नई में है, तमिलनाडु में। मुख्य कार्य की बात करते हैं तो भारत के जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करता है, निष्पक्ष और समान लाभ साझाकरण शर्तों को लागू करता है और केंद्र सरकार को जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन पर क्या करता है, सलाह देता है। और अगर मैं बात करता हूं जैव विविधता के संरक्षण का जो तरीका होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार से हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। एक को बोलते हैं क्या, इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इन सीटू कंजर्वेशन, CONSERVATION, इन सीटू कंजर्वेशन। और एक को बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन अपने आप में। तो इन सीटू कंजर्वेशन इसको हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय परिरक्षण और एक्स सीटू को बोलते हैं परिस्थान मतलब या परिस्थानीय परिरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पौधा अगर कहीं पर कोई पर्टिकुलर एरिया में है, अगर वो उसको कंजर्व करना है तो जो जहां पर है उसको एक बाउंड्री वाला बना करके उसको वहीं पर क्या करना, उसको कंजर्व कर देना, संचित कर देना। इसके लिए काम करना लगातार, इसकी ऑब्जर्वेशन करना। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ए नाम का कोई प्लांट या कोई वैसा जीव है जो विलुप्त प्राय हो रहा है, अपने आप में विलुप्त प्राय की कैटेगरी में जा रहा है, तो इसको यहां से उठा करके कहीं पर और पर क्या करना, इसको कंजर्व कर देना अपने आप में, या उसके जीन आदि को अपने आप में कंजर्व करना कहीं पर, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी एक बात आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि जो डायवर्सिटी का जो चैप्टर है, डायवर्सिटी वाला, उसमें से जो नेशनल पार्क आपके होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आपकी होती हैं, ठीक है, आपके जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं, उनके बारे में कई बार पूछता, उनके जो नंबर्स पूछ लेता कि वर्तमान में यूपी में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, इंडिया में कुल कितने हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है वहां से कौन से रिवर होकर निकलती है, या पूछ लेगा कि उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कौन कौन से प्लांट्स या एनिमल्स फेमस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। बाकी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतत विकास लक्ष्यों के साथ में क्या इसका रिलेशन है, आइए इसको देखते हैं। भाई साहब बड़े इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे कि जो हमारे एसडीजी लक्ष्य हैं वो कितने हैं, 17 हैं। 17 के 17 गोल आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर विशेष तौर पर क्या करने, ध्यान रखने हैं। जैसे अगर हम बात एसडीजी 2 की करते हैं तो उसमें जीरो हंगर की बात कही गई, यानी कि उच्च उपज, ठीक है, हाई प्रोडक्शन अपने आप में, और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास को प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है। एसडीजी 12 की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि सतत संसाधन का उपयोग किया जाता है। एसडीजी 5 की बात करते हैं तो जैविकता और परिस्थिति का संरक्षण किया जाता है। एसडीजी 17 में सार्वजनिक, निजी और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग पर बल दिया गया है। तो ये आप इनके इन एसडीजी गोल के माध्यम से कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी का रिलेशन है और हम इसमें लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, ये 1 2 3 4 लिस्टों को पढ़ने, लेकिन साथ साथ में जो 17 के 17 गोल है ना, जो एसडीजी, अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार, ये
जो आपका SDG 1 है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 कहते हैं, यहां से लेकर के और SDG 17 तक आपको पूरा रट लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप एक प्रश्न हर हाल में यहां से आता जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। सारे 17 गोल आपको पढ़ने हैं, ठीक। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और पहुंच एवं लाभ साझाकरण के तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। आप इसको पढ़िए, फिर इसका उत्तर आप बताइए कि क्या हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए, बहुत टफ नहीं है, आसान है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबूजी लोग? नींद पे तो नहीं है आप लोग, आई थिंक नहीं होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है अपने आप में, 2 और 3 सही है, ये आपका क्या है अपने आप में। चलिए, लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक अभी हो रही है, बड़ी बात है अपने आप में। ये यहां पे लिखा हुआ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक ट्रैक मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। यहां पर ये मेंशन किया गया, 3 से 4 अगस्त लिखा हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए, मतलब ये यहां से प्रश्न आएगा पक्का है, श्योर है। क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आप ये जानते हो कि ब्रिक्स में 5 कंट्री होती हैं, अभी बढ़कर के इनकी संख्या कितनी हो गई मुझे बताइएगा, मैंने कई बार आपको कराया हुआ है। ब्रिक्स की वेबसाइट पर सीधे जाइएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि भारत की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आपकी नकलऊ है। नकलऊ की लखनऊ, लखनऊ है, गांव में लोग लखनऊ को नकलऊ कहते हैं, नहीं। तो लखनऊ में ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSOs के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सांख्यिकी डेटा के आदान प्रदान, सांख्यिकी प्राणियों में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण को क्या करना है, अल्टीमेटली बढ़ावा देना है। ये खास पॉइंट आपको क्या करना है बाबू, याद रखना है। इसमें किसी प्रकार को कोई भी बट नहीं करना है, ठीक। चलिए, क्या इसका मुख्य विषय है, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई सारे ऐसे बैठकों की थीम होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना है। थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यहां पर उसका जो है हिंदी और सॉरी इंग्लिश यहां पर लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं बैठक में, मूल ब्रिक्स सदस्यों के साथ साथ में नए सदस्य देशों और भागीदार देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं, ठीक है। मूल जो सदस्य थे उसमें कौन कौन से थे, ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या, इसको देखो, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, BRICS, ये 5 कंट्री हैं अपने आप पे जो मूल कंट्री हैं अपने आप पे, ठीक है। BRICS ब्रिक्स अपने आप पे, ठीक है। अब इसमें और क्या है, इसमें आपका मिस्र है, आगे से मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। अन्य प्रतिनिधियों में आपका इंडोनेशिया सहित कई अन्य भागीदार और आकांक्षी देश इसमें हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का आधिकारिक विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। बाकी इसके बारे में एक बार जो है आप देख लीजिएगा, जो है ब्रिक्स की वेबसाइट पर। अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करूं, ठीक है, तो मैं लगे हाथ आपको दिखा देता हूं। हमेशा ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पर विजिट किया करिए आप लोग, दीजिए बस 1 मिनट आप मुझे दीजिए, तो मैं आपको चीज़ों को दिखा देता हूं, ठीक है। ब्रिक्स देखो, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 24 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य जो है अभी फिलहाल बन चुके हैं। तो ये खास बात है अपने आप में, जो कि आपको यहां पर अल्टीमेटली क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। और उसमें कुछ खास बातें जो मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं, जो कि आपको जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स पे प्रश्न आपके हर हाल में पूछे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का आपको इब्बट नहीं करना है बाबूजी, है ना। इब्बट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपके लिए, तो इब्बट नहीं करना है। बस आप 1 मिनट रुकिए और मैं आपको कुछ चीज़ें और तरीके दिखाता हूँ। फिलहाल 10 न्यू पार्टनर जो है इसके हो गए हैं अभी ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारा डेटा एक बार आप क्या करिएगा, एक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप एग्जाम में आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें गलती कोई भी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी
क्या इसका उद्देश्य है? तो ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन अर्थात ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों को एकीकृत करने वाले वार्षिक संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के प्रसार और गुणवत्ता में सुधार करना है। सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार अर्थात बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक सांख्यिकी पद्धतियों का उपयोग पर चर्चा करनी है। क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बातचीत करनी है। भारत में सांख्यिकीय ढांचा की बात करते हैं तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए नोडल मंत्रालय है अपने आप जानते होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यहां से प्रश्न खूब बनता है आपके एग्जाम में। और राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है, एनएससी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कॉर्पोरेशन जो है अपने आप में, इस पर भी प्रश्न खूब बनता है आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का विलय करके एनएसओ का गठन किया गया था, ठीक है। और अगर एनएससी की बात करते हैं तो भारत में सांख्यिकीय नीतियों और मानकों का निर्धारण करने वाली सर्वोत्तम या सर्वोच्च संस्था जो को सी रंगराजन समिति के सिफारिशों पर गठित की गई थी, ये है अपने आप पे। पूछेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसाओं पर किया गया था? आप कहेंगे सर सी रंगराजन का। अच्छा, सी रंगराजन का संबंध और कई सारी चीजों को लेकर के है। आप मुझे बताइएगा कि सी रंगराजन कमेटी का निर्माण और किन किन चीजों के लिए किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। लगड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति, अपने आप पे दंतेवाला समिति, ये सब समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स में, खूब प्रश्न बनता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। चलिए फटाफट से पढ़िए आप लोग इसका उत्तर, प्रश्न फिर उत्तर बताइए। ब्रिक्स समूह के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग पूछ रहा है आपसे, सत्य नहीं है। अब आप बताइए, फटाफट से पढ़िए आप लोग ना, लेट नहीं करना है बाबूजी लोग। तुरंत आप बताएंगे तो मुझे मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। सी मतलब कि ये आपका क्या है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है अपने आप में। हालांकि ये ऑप्शन वैसे इसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अजदिया तो हटा देते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में प्रश्न कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, पीएम मोदी द्वारा मैसूर में विवेक स्मारक का उद्घाटन एवं साहित्यिक अनुवादों का विवेचन किया गया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के सांस्कृतिक शहर मैसूर में रामकृष्ण आश्रम द्वारा निर्मित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र अर्थात विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है, ठीक है। और इस अवसर पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण और स्वामी विवेकानंद से संबंधित पुस्तक स्टोरीज ऑफ वेदांत, ठीक है, मंक्स का भी इन्होंने इसके कन्नड़ अनुवाद को भी इन्होंने क्या किया है? जारी किया है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने दरअसल वाल्मीकि रामायण और स्वामी विवेकानंद से संबंधित पुस्तक स्टोरीज ऑफ वेदांत मंक्स के कन्नड़ अनुवाद का भी इन्होंने वो जो है वो किया है, विमोचन किया है। तो ये खास बात है जिसको आपको याद रखना है। बाकी अगर हम विवेक स्मारक की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मैसूर यात्रा की स्मृति अर्थात 1892 की बात करते हैं तो यह स्मारक स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक मैसूर यात्रा, ठीक है, जो कि इस समय हुई थी, की स्मृति में स्थापित किया गया है। मैसूर के महाराजा का योगदान 1892 में अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद मैसूर के तत्कालीन महाराजा चाम राजेंद्र वडियार, ठीक है, के अतिथि रहे थे। महाराजा ने ही स्वामी जी को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए वित्तीय और नैतिक समर्थन जो है दिया था अपने आप। ये खास इंपॉर्टेंट है, शायद आप इस पॉइंट को अभी तक नहीं जानते होंगे, आज आप जान गए होंगे, ठीक है। इस स्मारक का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों, आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के संदेश से क्या करना है? जोड़ना है अपने आप। ठीक, चलिए बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी के बारे में आप जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। मुख्यालय इसका बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। ध्येय वाक्य की अगर बात करें, ध्येय वाक्य क्या है इसका? आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च, अपने मोक्ष के लिए और संसार के लिए कल्याण के लिए आपको काम करना चाहिए। बाकी 11 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद में उनका प्रसिद्ध जो भाषण है वो आप जानते हो कि चर्चा में रहता है। ठीक है, मोक्ष की बात करते हमारे वेदों में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्धन सिद्धि भवे नाम। धर्म पहले, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर आपके क्या है? मोक्ष है। ठीक, मोक्ष का मतलब भगवान के पास नहीं जाना। मोक्ष का मतलब होता है अपने सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना। तब कहता है कि हाँ आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ठीक, अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोलिए बाबूजी लोग, इसका उत्तर की हो जाएगा? गिव मी योर फास्ट आंसर प्लीज, फटाफट से लीजिए।
ये यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए तीनों सही है क्या या कोई एक रॉन्ग है, बताइए क्या तीनों ऑप्शन सही हैं या कोई रॉन्ग है, आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कमेंट आप लोग प्लीज किया करिए, मैं देखता हूं कमेंट्स को, ठीक है। इसका उत्तर आपके अपने आप डी, मैंने कहा था तीनों सही है अपने आप, यानी कि एक भी सही है आपका, दो भी सही है आपका, तीन भी सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, पिंगली वेंकैया की जयंती और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में उनका योगदान। आप जानते होंगे हाल ही में गृह मंत्री जी ने स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक, ठीक अर्थात डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आप जानते होंगे इनका नाम अपने आप में बड़े आदर्श के साथ में लिया जाता है, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1878 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के भटला पेना मारू गांव में हुआ था, और जयंती उत्सव की बात करते हैं तो 2 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, शिक्षाविद थे, कृषि विशेषज्ञ थे और भाषाविद थे। उन्हें भूविज्ञान में विशेषज्ञता के लिए पट्टी वेंकैया अर्थात कपास विशेषज्ञ और डायमंड वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। शायद ये पॉइंट आप अभी तक नहीं जानते होंगे, जान लीजिएगा। बाकी इनके बारे में कहते हैं कि पिंगली वेंकैया का राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। प्रारंभिक शोध की बात करते हैं तो 1916 से लेकर के 1921 के बीच पिंगली वेंकैया ने लगभग 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का गहन अध्ययन किया और ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की, ठीक है। विजयवाड़ा अधिवेशन 1921 की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयवाड़ा अर्थात अब आंध्र प्रदेश में अधिवेशन के दौरान पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें ध्वज का एक प्रारूप अर्थात डिजाइन उनको सौंपा कि भाई ये हमने डिजाइन बनाया है इसका, ठीक है। इसमें मूलतः 2 रंग थे, लाल हिंदू समुदाय हेतु और हरा मुस्लिम समुदाय हेतु, जिसके मध्य में राष्ट्र की प्रगति और स्वावलंबन का प्रतीक चरखा अंकित था। गांधी जी का सुझाव क्या था कि महात्मा गांधी के सुझाव पर उनमें अन्य सभी समुदायों तथा शांति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद रंग की पट्टी भी इसमें जोड़ दी गई अपने आप में। हालांकि कहा जाता है, अब ये पॉइंट तो जिसमें लिखा है मुस्लिम वाला अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जो 3 रंग हैं वो अलग अलग हैं। हरा का मतलब हमारी धरती से, हरे भरे धरती से है, केसरिया का अलग महत्व है, सफेद का अलग महत्व है, और चरखे का अपनी जिसमें 24 तीलियां होती है उसका अलग महत्व है ना, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक अंगीकरण, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न बनता है। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को कुल कुछ संशोधनों के साथ स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको ऑफिशियली अपना लिया। लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग अपनाया गया, चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के सरनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया और अशोक चक्र जिसमें 24 तीलों वाला जो चक्र था इसको केंद्र में स्थापित किया गया अपने। अभी बाद में संशोधन करके इसको शामिल किया गया। तो ये सारे पॉइंट यहां पर आपको एक एक करके ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सी तिथि सही है, बताइएगा। तो अभी आपने यहां पे पढ़ा है, देखो अब बताइए क्या हो जाएगा। सारे फैक्ट भैया आपके लिए होते हैं इंपॉर्टेंट बाबूजी लोग, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है 22 जुलाई 1947 इज द राइट आंसर, ठीक, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अटल भयो अभ्युदय योजना, अटल भयो अभ्युदय योजना, ठीक है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और लागू की जाने वाली एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अपने आप पे। पूर्व में इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के राष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से इसको जाना जाता था, जिसे बाद में नया रूप देकर के अटल वयो अभ्युदय योजना का नाम कर दिया गया यहां पे, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। इसके तहत बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी है, ठीक है। तो ये अपने आप में आपको याद रखनी है, इसमें कई सारे पॉइंट आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, और जो भी पुरानी योजनाएं होती है, जो भी नई योजना होती है, उन पर प्रश्न बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अटल वयो अभ्युदय योजना मंत्र किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, बताइए। अटल, क्या नाम है इसका, अटल वयो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, बताइएगा अपने आप में। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय आपके पेपर सेकंड का एक टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। मिशन गोल्डन स्पाइस, हाल ही में मिशन गोल्डन स्पाइस नामक महत्वाकांक्षी परियोजना को मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेघालय की योजना है। इसका क्या उद्देश्य है, मेघालय की विश्व प्रसिद्ध और भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्राप्त लकाडोंग हल्दी को
एक वैश्विक प्रीमियम मसाला ब्रांड के रूप में इसको स्थापित करना है। ये योजना वहां की मिशन गोल्डन स्पाइस अपने यहाँ पे, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2026 को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और मंत्री और मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया था। 175.45 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली है यह 5 वर्षीय योजना है, जिसे एकीकृत लकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड लकाडोंग टर्मेरिक वैल्यू चैन इनहांसमेंट प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम इसको दिया गया है अपने यहाँ पे। तो ये योजना आपको मेघालय की जो कि याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, बात अगर हम लोग थोड़ा सा मेघालय की कर लेते हैं। मेघालय में 2 स्थान पड़ते हैं, इसका एक का नाम है आपका चेरापूंजी, एक का नाम है आपका मासिनराम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है, ठीक है। चलिए, बाकी लकाडोंग हल्दी मुख्य रूप से मेघालय के पश्चिम और पूर्वी जयंतिया हिल्स में उगाई जाती है। जयंतिया हिल्स के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप जानते होंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मौजूद कर्क्यूमिन, ठीक, की उच्च मात्रा है। क्या? कर्क्यूमिन, जो 7% से लेकर के 12% तक होती है, जबकि विश्व स्तर पर सामान्य हल्दी में यह केवल 2 से लेकर के 4% होती है। अब आप बताओ कि कर्क्यूमिन जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी औषधीय और व्यवहारिक गुण के कारण इसे गोल्डन स्पाइस अर्थात स्वर्ण मसाला कहा जाता है। यह मिशन भारत की सरकार की अष्टलक्ष्मी रणनीति और आत्मनिर्भर नॉर्थ ईस्ट का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका लक्ष्य उन्नत प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन विकास और निर्यात के माध्यम से किसानों की आय को क्या करना है? दोगुनी करना है अपने आप, ठीक है। चलिए, मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए, फट से उत्तर तुरंत 1 मिनट के अंदर जल्दी से बताइए। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर मेघालय, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है बॉस। चलिए, कोलोरियो वन्यजीव अभयारण्य चर्चाओं में रहा है। तो कोलोरियो वन्यजीव अभयारण्य दरअसल भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह अभयारण्य मुख्य रूप से कोलोरी झील और उसके आसपास के आर्द्रभूमि के क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। मुझे कमेंट करके क्या बताओ कि जो आपका आर्द्र जो वेटलैंड डे 2026 रहा है उसकी थीम क्या रही है? विश्व आर्द्रभूमि 2026 की थीम क्या रही है? कमेंट करके बताइएगा। नहीं कमेंट करने का मन है तो कम से कम गूगल करके जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी इसमें आर्द्रभूमि को लेकर के एक कन्वेंशन है किया गया था, वो कौन सा कन्वेंशन है आप बताइएगा, ठीक है, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए बात करता है। कोलोरियो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है में से एक है, जो भौगोलिक दृष्टि से कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के बीच एक प्राकृतिक अवसाद अर्थात नेचुरल जो है अपने आप पे अवसाद में स्थित है अपने आप पे। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपकी कोलोरियो वन्यजीव अभयारण्य को लेकर के है आपके लिए, ठीक है। इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया और इसके अतिरिक्त नवंबर 2002 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको मान्यता दी गई। अभी मैं जो पूछा था प्रश्न, ठीक है, कि कौन सा कन्वेंशन है अपने आप पे वेटलैंड को लेकर के? 2 है कि आपने रामसर कन्वेंशन ही है। रामसर कन्वेंशन पर प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। यह अभयारण्य सर्दियों के दौरान साइबेरिया और पूर्वी यूरोप से आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख विश्राम स्थल है अपने आप पे। और यह विशेष रूप से संकटग्रस्त ग्रे पेलिकन, क्या ग्रे पेलिकन और पेटेंट स्टार्क के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट कोलोरियो वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है जो आपको याद रखने हैं। फैक्ट आप यहां पर रेडी कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब आप बताइए, कोलोरियो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है भाई साहब? बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, अभी तो आपने पढ़ा भाई साहब, ये देखिए कहां पर है, ठीक, आंध्र प्रदेश में है। बस हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ए इज द राइट आंसर। चुपचाप टिक लगा दीजिए, बस बात खत्म हो गया। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूविज्ञान एवं कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए डायमंड वेंकैया और पंटी वेंकैया कपास विषय के नाम से भी जाना जाता है? ये आज ही मैंने कराया है, आज ही के टॉपिक पर बेस्ड ये प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। प्लीज गिव मी योर आंसर फास्ट। आपसे भैया भगवान शंकर जी की खातिर, ठीक है, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आप व्रत है ना, रहे होंगे मतलब मंडे को, तो आप बताइएगा इसका उत्तर, ठीक है। बाकी आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं। अभ्युदय बैच हमारा प्री प्लस मेंस है आपका आर26 के लिए, संकल्प बैच बीओ के लिए है, यूपीसीएस का ओनली प्री बैच चलता है, यूपीसीएस का फाउंडेशन बैच चलता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच है, आरोग्यम बैच है हमारा एचओ के लिए, करंट अफेयर्स का बूस्टर बैच है, एसए ऑल एग्जाम के लिए यूपीसीएस प्री की टेस्टीज है और पीसीएस का भी हमारे यहाँ पर सारे बैचेस आ दिए गए हैं।
और HCO की हमारी टेस्ट सीरीज भी अलग से चलती है, इसको आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या आप सीधे मुझसे इस नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। प्लीज क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।